हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर रियली वेल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल टेस्ट सीरीज का 11th 12th एंड ड्रॉपर का सेक्शन, जो कि कंडक्ट हुआ था ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। इस पेपर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। इन द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पेपर। पेपर को करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में एक अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए। हम लोग इसका एक परसेंटाइल प्रेडिक्टर भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्निपेट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं कि इस पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था। क्या आपको 1 2 3 4 करके लाइन से क्वेश्चंस करने चाहिए थे, या आपको कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्टिव हो करके पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था और बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट वाइज ओनली, एंड इसके लिए मैं आपके पास एक शानदार टीम लेकर के आया हूं, मेरे सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज जिन्होंने इस पेपर को क्यूरेट किया है। इसमें हर एक पैरामीटर पे इस पेपर को कहीं ना कहीं स्टडी करके अकॉर्डिंगली आपके लिए पेपर बनाया है टू मेक इट मोर रेलिवेंट टू द एक्चुअल जेईई मेन एग्जाम। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन माय टीम ऑफ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में हमारे साथ हैं सौरभ सर, जो कि आपका केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में हमारे साथ हैं लवी सर, हु इज गोइंग टू डिस्कस द फिजिक्स सेक्शन। एंड मैथ्स में हमारे साथ होंगे सुरेंद्र सर, हु इज गोइंग टू डिस्कस द मैथ्स सेक्शन। ये हमारे साथ सुरेंद्र सर हैं, जिन्होंने काफी मेटिकुलसली इस पेपर को बनाया है। एंड सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शंस को भी प्रॉपरली बैलेंस करके बेस्ड ऑन द ओवरऑल वेटेज ऑफ द चैप्टर वाइज, जो भी आपके पास चैप्टर्स इसके अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पेपर बनाया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, मैं ऑलरेडी इसमें फोकस करना चाहूंगा कि ये जो पेपर है ये पार्ट टेस्ट है अगेन। तो अगेन आपको इस पेपर को इस तरीके से एनालाइज करना है कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपके इसमें वीक थे जिनको आपको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई सब टॉपिक है जिसमें आप स्पेसिफिकली स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। सो मोर देन मार्क्स, आई थिंक इसके अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसका एनालिसिस आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एनालिसिस। तो उसके लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा टू लवी सर। लवी सर हमारे साथ फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे एंड ही इज गोइंग टू टेक यू थ्रू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्निपेट्स एंड ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। ये आपके साथ पूरा एनालिसिस एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। 11th का पहले डिस्कशन होगा, साथ ही 12th का होगा, उसके बाद ड्रॉपर का डिस्कशन होगा। सो ओवर टू यू लवी सर। थैंक यू सर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के लिए। ये आपका 11th क्लास का जो हमारा टेस्ट हुआ था JRTS का, उसका आप डिफिकल्टी देखेंगे अगर तो मीडियम के मैक्सिमम क्वेश्चन है अराउंड 52%, ओके। हार्ड क्वेश्चन है अराउंड 44%, तो थोड़ा डिफिकल्ट साइड ये क्वेश्चन पेपर रखा गया था, और इजी है 4%, ओके। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं NLM ऑनर सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस रियल एग्जाम में भी यहीं से आते हैं, इसी टॉपिक से, तो वहीं से लिए गए हैं जहाँ पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंडली आपके एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से हमने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उससे पहले 12th का जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 56% हमारा मीडियम साइड है, हार्ड है अराउंड हमारा 32%, और 12% हमारा इजी है। तो ये क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा हार्ड साइड ही रखा गया था। मीडियम के मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, बट हार्ड के भी काफ़ी रिलेटिवली हायर क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोशनल EMF का कंसेप्ट है। रियल एग्जाम्स में भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चंस आएंगे तो वो इसी टॉपिक से आएंगे, मोशनल EMF, ओके। तो अराउंड 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ से लिए हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैग्नेटिज्म मैटर से, बार मैग्नेट से हमने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं। ड्रॉपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 60% क्वेश्चन पेपर अराउंड मीडियम साइड था, और डिफिकल्ट भी 36% था। इजी का परसेंटेज काफ़ी कम था, 4% अराउंड इजी था। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड ही पूरा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर है। मीडियम लेवल्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स ये वेरी करता है। कुछ बच्चों को वो ईजी लग सकते हैं क्वेश्चंस, ओके। और अगर आप इसका टॉपिक वाइज कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमने
टॉर्सलीज थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरा इस चैप्टर से, फ्लूइड से, हमने 3 क्वेश्चन रखे हैं और बाकी इलास्टिसिटी से, विस्कोसिटी से और हीट ट्रांसफर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है, अराउंड 4 क्वेश्चन हमने रखे हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये काफी, मैं इसको डिफिकल्ट साइड ही बोलूंगा क्योंकि बच्चे को थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन आना चाहिए, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, उसके बाद वो इसको सॉल्व करेगा। नेक्स्टली इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, अगर किसी ने रिलेटिव के कंसेप्ट से किया होगा तो इजीली कर लेगा, अदरवाइज ये बहुत टाइम कंज्यूम कर सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको सीधे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी स्ट्राइक हो गया कि एनर्जी कंजर्वेशन कर लेता हूँ, आप तुरंत कर देंगे इसको, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट के अंदर ही कर लेंगे, अदरवाइज इसमें आप लटक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉमन, बार बार पूछा जाता है, इंटीग्रेशन की मदद से होएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार IIT JEE में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पर फ्लूइड्स का टॉर्सलीज थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पेपर में। ओवरऑल अगर 11th में बोले तो अगर आपका 80 एंड अबाव है तो काफी अच्छा स्कोर है। मिनिमम स्कोर मेरे ख्याल से आपका 20 से ऊपर तो आना चाहिए, क्योंकि जिसमें काफी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी थे, तो अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हैं उसमें ढूंढ के थोड़े इजी क्वेश्चंस, तो काफी आराम से आप इतना स्कोर कर सकते हैं। ओके, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे रिकमेंडेड है कि ये वाले क्वेश्चंस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, जो कि थोड़ा इजियर साइड है, आप आराम से कर सकते हैं उनको। ये थोड़ा सा आप बाद में ट्राई कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम ही होते हैं, रियल एग्जाम में भी तो थोड़े कम थे, और ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ओके, अगर आपके अच्छे कंसेप्ट हैं आप तुरंत इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सेम 12th में ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें आप, ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन नंबर्स हमारे ट्रिकी थे। ड्रॉपर में और 12th में अगर आपका 80 से ऊपर स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, मिनिमम स्कोर अराउंड आपका 20 तो आना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप ड्रॉपर में देखेंगे तो ये थोड़ा रिलेटिवली ईजियर साइड थे, आप इनको पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं ये, जिसको आप थोड़ा सा बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले ये ईजियर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ये 2, और बाकी हमारे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर अगर आपका 80 से ऊपर का स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, और मिनिमम आपका 20 आना चाहिए। सो ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू लवी सर फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। जैसे लवी सर ने बताया कि पेपर को लीनियर फैशन में अटेम्प्ट नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, कुछ को आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपने भी पेपर जो दिया है आपने इसी तरीके से दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको जो क्वेश्चंस की यहाँ डिटेल दी गई है आप उसको मैच करो, कहीं ना कहीं आपने किन क्वेश्चंस को पहले किया था, क्या आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन सही था या आपने लीनियर फैशन में किया था जिस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई। एंड साथ ही साथ सर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्निपेट्स भी दिखाए, उसमें कौन कौन से की कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे उनको भी सर ने डिस्कस किया, उसको भी कहीं ना कहीं आप लोग रिविजिट करिए एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द अपकमिंग पेपर्स एज वेल। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन आवर केमिस्ट्री फैकल्टी सौरभ सर। इन्होंने केमिस्ट्री का जो पेपर बनाया है इसके अंदर जो है मतलब 11-12 ड्रॉपर के अंदर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स थे, तो इसमें कई तरह के टॉपिक्स को असेंबल करके इन्होंने पेपर को बहुत डिलीजेंटली बनाया है आप लोगों के लिए। तो अभी आपके सामने पूरा एनालिसिस लेकर के आएंगे केमिस्ट्री सेक्शन का ऑफ 11th 12th एज वेल एज ड्रॉपर। सो ओवर टू यू सौरभ सर। थैंक यू विशाल सर एंड हेलो बच्चों, आई एम हियर टू एनालाइज द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ दीज पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल से पूछे गए हैं और अराउंड 15 to 16% जो है इजी लेवल से पूछे गए हैं, और रिमेनिंग 30 to 35% जो है हमने हार्ड साइड से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपके पेपर का जो ओवरऑल लेवल है वो थोड़ा हमने हार्ड साइड ही रखा है, डिफ़िकल्ट साइड ही रखा है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ पेपर्स आपके जो है बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हमने पेपर के लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया है। अगर मैं क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हमने जो है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी जो हॉट टॉपिक्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हमने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इससे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे हैं। अगर मैं बात करूँ क्लास 12 की, तो इसमें भी हमने जो है ट्राई किया है कि हम पेपर को थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड ही रखें, तो हमने इसमें जो है अराउंड 50% वही जो है मीडियम क्वेश्चन रखे हैं और 30 to 35 क्वेश्चन जो हमने डिफ़िकल्ट साइड पे रखे हैं, और जो 12% इजी क्वेश्चन है ये तो आपको करने हैं, ये तो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। वहीं अगर मैं टॉपिक के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करूं तो हमने जो है
ऑलमोस्ट सभी जो है टॉपिक और सब टॉपिक को पेपर में इंक्लूड किया है। जैसे कि ये पेपर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, और ऑर्गेनिक में जो है सारे क्वेश्चन जो हैं इंटरलिंक होते हैं। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं तो वो एल्डिहाइड कीटोन तक भी पहुंच सकता है। तो इस तरह से आप इंटरलिंक क्वेश्चन को बनाते बनाते जो है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ जाते हैं अल्कोहल की साइड। तो वैसे तो सारे टॉपिक लिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे हमने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि अल्कोहल से हमने अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं अगर मैं अपने ड्रॉपर की बात करूं तो ड्रॉपर का भी हमने जो है पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड ही रखा है। और क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें भी हमने लगभग अपने सारे ही टॉपिक को कवर किया है। और वही जो हमारा पैटर्न है कि हम जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं, उनसे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हम डाल देते हैं। तो सेम ऐसा ही हमने इस पेपर के अंदर भी किया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अपने पेपर में डाले हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन निकालना है ऑफ द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। तो इसमें आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। इस एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट वर्क डन निकालना पड़ेगा, और बाद में उसको ऐड करके आप नेट वर्क डन निकाल सकते हो। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस है 1 to 2, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर हम 2 से 3 जाएंगे तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। और जो हमारा थर्ड प्रोसेस हो जाएगा 3 to 4, दिस इज आल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड 4 to 1 तो हमारा जो क्या है वो है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में तो हमारा जो वर्क डन होता है वो जीरो ही होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HNO3 फॉर 1 मोल। इक्वेशन की हेल्प से आप स्टोइशियोमेट्रिकली जो है HNO3 की फॉर 2 मोल ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन आपसे पूछा गया है 1 मोल के लिए, तो बाद में आपको इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा ऑर्गेनिक से पूछा गया सवाल है। इस सवाल में आपके 2 कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं। एक में आपको क्या करा रहा है, सिंपल आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको सिलेक्टिव अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिस इज पीसीसी, और पीसीसी क्या करता है, पीसीसी आपके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। वहीं अगर मैं बात करूं MnO2 की, तो MnO2 जितने भी हमारे अल्कोहल हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये केवल एलाइलिक अल्कोहल जो है उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है जहां पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल है वहां पर आपकी ईथर सिंथेसिस हो सकती है, और जहां पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो वहां पर ये ईथर सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था कि आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है कहां पर SN2 रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी हमारा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने जो है KSP को भी यूज़ किया है, इसके अंदर हमने बफर सॉल्यूशन का भी एक पार्ट डाला हुआ है, इसके अंदर हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का भी क्वेश्चन डाला हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला VDP माइनस SDT। उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। अगर मैं ये आपकी स्लाइड आपको दिखा रही है कि विच क्वेश्चन यू नीड टू डू फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इजीली डुएबल है और इनमें थोड़ा कम टाइम लगने वाला है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हो, आपको उनको पहले करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड भी हैं लेकिन उनके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उनको आपको बाद के लिए स्किप कर देना चाहिए। हालांकि उनको बाद में करना है, लेकिन जब बाद में आपके पास ज़्यादा टाइम होगा उनको करने के लिए तो आप उनको आराम से कर पाओगे। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने कुछ जो है ट्रिकी क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन मतलब अगर आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर गया कॉन्सेप्ट तो आप उनको विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में कर जाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो आपको जो है बहुत टाइम लगने वाला है, और आप जो है अपना पूरा पेपर जो है उन क्वेश्चन की वजह से खराब कर सकते हो। सेम हमारा जो है ये क्लास 12, अगर मैं स्कोर की बात करूं तो जो हमारा अच्छा गुड स्कोर है वो अराउंड 80 to
85 होना चाहिए। तो जिनका स्कोर अराउंड 80 से 80 अबव आ रहा है तो इसका मतलब उनकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। लेकिन अगर किसी का स्कोर 30 से बिलो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको अभी और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको डिसहार्टन नहीं होना है, थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे तो और आप अच्छा कर पाओगे। अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो यहाँ पर भी हमने कुछ लिस्ट बनाई है क्वेश्चन की, जो इनको आपको स्टार्टिंग में करना है। और ये जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने ट्रिकी क्वेश्चन डाले हैं आपकी जो है एनालिसिस को चेक करने के लिए। और अगर मैं स्कोर की बात करूं तो इस पेपर में भी अगर आप 80 से 80 या 80 से अबव मार्क्स लेके आ रहे हो दैट इज़ गुड स्कोर। लेकिन अगर आप 30 बिलो जा रहे हो इसका मतलब थोड़ा सा आपको और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको डिसहार्टन नहीं होना है। अगर मैं अपने ड्रॉपर की बात करूं तो इसमें भी हमने जो है कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जो कि आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन भी हैं जो कि आपका थोड़ा टाइम लेने वाले हैं। क्वेश्चन वो इजी हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपका जो है थोड़ा नुकसान हो सकता है उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करने से। कुछ क्वेश्चन जो हमने ट्रिकी भी डाले हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30, 32 हमारे जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। वही अगर हम स्कोर की बात करूं तो स्कोर जो है हमारा अराउंड 75 से 85 के आसपास होना चाहिए, दैट इज़ ए गुड स्कोर। तो ओवर टू यू विशाल सर एंड थैंक यू बच्चों। थैंक यू सौरभ सर। और सौरभ सर ने बड़ा अच्छा केमिस्ट्री का एनालिसिस बताया। और जैसा सौरभ सर ने बताया कि 12th और ड्रॉपर के पेपर्स थोड़ा डिफिकल्ट साइड थे, तो उसका प्रोबेबल रीज़न ये भी है था बिकॉज आपने देखा ऐसे 12th के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिक का सेक्शन काफ़ी आ रहा था एंड ड्रॉपर के अंदर एज यू सॉ इक्विलिब्रियम चैप्टर आ रहा था कई बच्चों का, बिकॉज ये कोर होता है। इक्विलिब्रियम इज़ लाइक कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक के अंदर जो अल्कोहल एल्डिहाइड जो चैप्टर्स थे दे आर अगेन कोर ऑफ ऑर्गेनिक। तो इस वजह से कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट साउंड किया होगा। एक्चुअल पेपर में यू हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स विच आर फिलर चैप्टर्स ऑल्सो, दैट्स वाई पेपर का एनालिसिस जो है थोड़ा हार्डर साइड ज़्यादा है। और जैसा सर ने क्वेश्चंस के एनालिसिस में बताया डिटेल्ड कि आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते थे, कौन से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ज़्यादा थे, एंड साथ ही साथ सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्निपेट्स को भी डिस्कस किया। सेम एनालिसिस हम लोग मैथ्स में भी डिस्कस करने वाले हैं एंड मैथ्स के एक्सपर्ट मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर ने बहुत डीपली एनालाइज करके पेपर्स को बनाया है। इन पेपर्स में बेसिकली जेई मेन के जो पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके आपके लिए कौन कौन से सब टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसके अकॉर्डिंग सर ने पेपर को क्यूरेट किया है। एंड कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी सर ने रखा है। जैसा आपको पता है कि हर साल जेई मेन कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है, स्पेशली मैथ सेक्शन जो कि थोड़ा सा टफर साइड रहता है, तो सर ने एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी रखा है जो कि सर फर्दर एनालिसिस में आपको बताएंगे भी। सो आई वुड नाउ हैंड ओवर टू सौरभ सर। सुरेंद्र सर, वैसे सर अटेम्प्ट करने की बात करें तो बच्चों को सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, उसमें स्कोरिंग होता है तो बच्चों का अच्छा स्कोर हो जाता है। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, अपन अब एनालिसिस करने वाले हैं वन ऑफ द पॉपुलर टेस्ट सीरीज रियल टेस्ट का, जो अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को हुआ है। रियल टेस्ट 7, 11, 12 ड्रॉपर तीनों का एक साथ कर रहे हैं अपन यहाँ पे एनालिसिस। सबसे पहले अपन डिफ़िकल्टी लेवल देख लेते हैं। मैथ्स का पेपर डिफ़िकल्टी आता है और डिफ़िकल्ट के लिए ही तैयारी करानी है। इजी होगा तो सभी कर लेंगे, आप डिफ़िकल्ट की तैयारी करेंगे तो आपको सब कुछ इजी ही लगेगा। हाँ, मीडियम क्वेश्चन इसमें 44% है और डिफ़िकल्ट हार्ड क्वेश्चन इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं। अभी आप 11th क्लास में हो, हार्ड की प्रैक्टिस करो। हार्ड अगर अच्छा स्कोर करोगे हार्ड में आप, तो आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। ज़्यादा टॉपिक तो थे नहीं, है ना। मेजरली इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपका सीक्वेंस सीरीज था, तो उसी से पेपर बना था। सारे सब टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। आपने पेपर की क्वालिटी देखी होगी और बीच बीच में आपको जो क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम टेकिंग है, ट्रिकी हैं, वो सारे क्वेश्चन भी देख लेते अपन। अच्छा, 12th की बात करें, 12th में भी डिफ़िकल्टी लेवल ठीक है। हार्ड 20% जैसा एक्चुअल पेपर में होता है बिल्कुल वैसा ही है ना। और मीडियम ज़्यादातर 56% मीडियम है और इजी
थोड़ा कम है, 24% है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, इसमें कैलकुलस थोड़ा सा, इसमें कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो आप डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, ये डिफरेंशिएबिलिटी में बाकी टॉपिक्स भी मिक्स है ना। तो जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा पार्ट उसमें डिफरेंशिएबिलिटी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन उसे कंसीडर कर लिया गया है, ऐसे मानो आप। ऐसे ही डिफरेंशिएशन भी इसमें पूछा गया है। लगभग सारे सब टॉपिक आप देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं, ड्रॉपर का देख लेते हैं भाई। स्ट्रेट लाइन सर्कल से जो पेपर बना था, तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल आप देख ही रहे हैं, मीडियम और हार्ड ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब टफर साइड ही है पेपर, मैं कहूँगा टफर साइड ही है, क्योंकि इजी कम है, मीडियम हार्ड ज़्यादा है। तो मीडियम टू हार्ड है पेपर, तो टफर साइड ही कहेंगे। आपका एग्ज़ाम जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है ना, टफर साइड होना ही चाहिए पेपर को। आगे चलते हैं। अच्छा, 11th क्लास में मैं एक क्वेश्चन सिंगल चॉइस से और एक क्वेश्चन, हर 11 12 ड्रॉपर तीनों में ही एक एक क्वेश्चन सिंगल चॉइस से, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे, या तो वो ट्रिकी होगा या लेंदी होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है न्यूटन फार्मूले से है, वेल नोन है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन हर मतलब शिफ्ट अगर है, मान लो 10 शिफ्ट है तो 10 में से 5 शिफ्ट 6 शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आता ही है। तो बड़ा फेमस है ये कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला पार्ट, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट जेईई एडवांस में एक बार पूछा गया है, 2 बार मेंस में पूछा गया है, एज इट इज़ यही क्वेश्चन। और ये वाला पार्ट मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसमें एक और पार्ट ऐड कर दिया है, जिससे बच्चों की ग्रास्पिंग बहुत अच्छे से चेक होगी इस क्वेश्चन में। आप इसे मतलब ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे तो आप इस पार्ट को भी कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। और मॉडिफिकेशन इसके जैसा नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन ट्रिकी था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस बहुत ही कम की होंगे, बहुत कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबकी प्रैक्टिस हो जाए, सबको एक्सपोजर मिल जाए इस टाइप के क्वेश्चंस का, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। देखेंगे आप तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेवेंट है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पास्ट में कर रखे हैं तो कुछ बच्चे इसे समझ गए होंगे। ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, मॉडिफाइड है। बोला ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, और चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे ये पॉजिटिव होगा। बोला है फॉर एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो देखो 0 पे ये पॉजिटिव है, 0 के आगे 2 पॉजिटिव इंटीजर और पकड़ लो, 1 और 2। तो 2 से एक रूट तो इसका 2 से 3 के बीच में होगा। इस टाइप का इसमें लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अगर ये चीज़ें आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अदरवाइज आपको यही पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये किस टॉपिक से है। आगे चलते हैं। अब 12th में बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन 12th में लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, मतलब ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में एक बार पूछा जा चुका है ना। अब मेन में क्यों पूछा सर? मेन में इसलिए पूछा कि भाई हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन एडवांस में गए तो मेन में नहीं आ सकते, मेन में भी आ सकते हैं वो क्वेश्चन, एज इट इज़ आ सकते हैं, या कुछ पार्ट आ सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से आ सकता है। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, तो पहली नज़र में तो यार ये देखकर छोड़ने का मन करता है ना। लेकिन अगर आप इसे स्मार्टली करेंगे ना तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा, विद इन 1 मिनट हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। बल्कि मैं तो इसे थ्योरेटिकली कहूँगा, इसमें से कुछ पार्ट थ्योरेटिकली है जो आप ओरली भी कर सकते हैं। जैसे ABCD 4 कॉलम फर्स्ट में 4 ऑप्शन है, कॉलम 2 में 4 ऑप्शन है, आपको मैच कराने हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस। इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों को ये वेल नोन है कि भाई ऐसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आते हैं, मेन में भी आते हैं। तो सबसे पहले बच्चा ये देखता है कि कौन सा एक क्वेश्चन करने से मेरा काम हो जाएगा। ये हमें भी पता है कि बच्चा ये करता है, इसीलिए हम बच्चे को एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि 2 तो करने ही पड़ेंगे। 2 से पहले वो
फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा, कम से कम 2 सवाल करने पड़ेंगे। तो बस आपको ये क्वेश्चन देखते ही आप देखेंगे ऑप्शन तो 2 करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर कॉलम में आप देखेंगे कि 2-2 डिफरेंट आंसर है, इसलिए 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो कॉलम 1 से 2 कौन से पकड़े? आपको F4 सबसे पहले दिया है, F4 इटसेल्फ बड़ा है, कंपोजिशन है इसके अंदर फंक्शन का, तो पहला वाला छोड़ना है। अगर पहले के पीछे पड़ गए तो करते रहो, 5 मिनट लग जाएंगे आपके, टाइम बहुत खराब हो जाएगा। ये टाइम खराब कराने के चक्कर में ये फर्स्ट आपको F4 पूछा है। आपको ए पे नहीं जाना है, आपको आसान वाले फंक्शन पकड़ने हैं। जैसे मैं तो कहता हूँ डी पे चलते हैं, F2 पकड़ते हैं। F2 ये रहा, बहुत आसान सा है। सबके दिमाग में है कि भाई इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन इसका डोमेन रेंज का भी देखना पड़ेगा। भाई F2 का डोमेन क्या दिया है, 0 से इन्फिनिट, तो 0 से इन्फिनिट में आपको देखना है। और को डोमेन आपका R दिया, रियल नंबर दिया, तो 0 से इन्फिनिट में आपको देखना है 1 1 है ये क्वेश्चन, ये फंक्शन 1 1 है और इन2 भी है, तो आप इसमें से ऑप्शन पकड़ लो। ऐसे ही अब F2 ऑफ F1 ये नहीं लेना है आपको, क्योंकि इसमें भी कंपोजिशन आ जाएगा, वो टाइम टेकिंग है। आप F3 पकड़ लो। F3 बहुत आसान फंक्शन है, ये देखो पार्ट वाइज पीस वाइज फंक्शन है। तो 0 से कम में साइन एक्स और 0 से ज़्यादा में एक्स, दोनों का ग्राफ अपने दिमाग में है। 0 से कम में साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मैनी वन होता है, तो मैनी वन वाला पकड़ लो। और देख लो इसमें से जो ऑप्शन आपका क्लियर हो गया था ना, आपका डी करने से जो ऑप्शन या तो ये आया होगा या ये आया होगा, इसमें से भी आपको अब बी पकड़ना है, तो वन या थर्ड, 1 और 3 पे फोकस करेंगे। तो आपका मैनी वन आ गया, तो नॉट 1 1 ये वैसे आ ही रहे। तो आप बड़ी तेज़ी से पता लगा सकते हैं कि इसमें से केवल 2 पार्ट करके बड़ी तेज़ी से आंसर तक पहुंच सकते हैं आप, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, ये टेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, जो फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर हो जाए, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन डोमेन आपको दे रखा है 1 से 2 में पता लगाना बस इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा इसे मैं। आप अगर ये इसको पकड़ लेंगे कि करना क्या है इसमें, तो बहुत तेज़ी से कर लेंगे। ये वैल्यू आपकी इंटीजर 1 से 2 में कितनी वैल्यूज़ पे बन रही है, कितनी वैल्यूज़ पे डिसकंटिन्यूअस है, बस ये पता लगाना था इसमें। आगे चलते हैं अपन ड्रॉपर में तो देखो भाई मतलब पेपर पूरा ही टफ सही कहेंगे, मॉडरेट से टफ तक था, क्योंकि क्वेश्चन के साइज भी बड़े बड़े थे उसमें, तो वो होना भी चाहिए, है ना। ड्रॉपर की अच्छी तैयारी, जैसे ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, है ना। ये क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, आप इस पर कोई पॉइंट मानेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, और पीए पीबी की वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म में। साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में आता था, आर कॉस थीटा प्लस x1 आर साइन थीटा प्लस y1 वाला, वो पॉइंट लेके इससे डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर कर देंगे, तो रूट का कॉलम ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे रूट बचेगा नहीं। फिर इसको मैक्सिमाइज़ करना है आपको, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी, वो थीटा की वैल्यू पॉइंट में रखेंगे, वो पॉइंट फिर ए बी के साथ रिलेट करके आप देखेंगे कि भाई वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, है ना, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, देखने में बड़ा है, पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिकी है, बड़ा आसान कहूँगा मैं। अगर ये ट्रिक क्लिक कर गई आपके तो आसान कहेंगे। वैसे ये 2 लाइन देखेंगे आप, तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस बना रहा है। परपेंडिकुलर है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि जो राइट एंगल वाला पॉइंट है वहाँ से सर्कल पास हो रहा है, और इन्हीं लाइन को 2 पॉइंट अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बोल रहा है वो जो आर्क है पी और क्यू पे कट किया, तो पी क्यू वाला जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, आपको पता है 90 तो कर रहा है सरकमफेरेंस पे, तो सेंटर पे क्या करने वाला है सबको पता है। ये ट्रिक आपने इसमें पकड़ ली तो बहुत मतलब विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, है ना। अब इसमें देख लेते हैं भाई स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए थी, कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट पहले करने चाहिए थे, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाले थे, कौन कौन से क्वेश्चन थ्योरेटिकल। वैसे मैथ्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन वाले ही होते हैं या कंसेप्चुअल ही होते हैं ज़्यादातर। थ्योरी से भी आते हैं क्वेश्चन, 1 आध 2, बहुत कम आते हैं। तो एक 66 नंबर का जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल मानूंगा मैं उसे, और ट्रिकी क्वेश्चन 2 थे इसके अंदर, और भी हो सकते हैं हल्की फुल्की ट्रिक हो उसमें, लेकिन ये जो ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर ट्रिक क्लिक कर गई, ट्रिक आती है आपको, तो आप बहुत तेज़ी से ये निपटा दोगे, विद इन 30 सेकेंड कर दोगे। ओरली भी हो जाते हैं ट्रिक वाले क्वेश्चन तो।
अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए थे। फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये रहे, है ना, इनको इसके बाद अटेम्प्ट करना था। इसमें गुड स्कोर आपका 70-80 प्लस आपका गुड स्कोर है। मैं तो कहूँगा 70 प्लस भी अच्छा स्कोर है ना। और एटलीस्ट इसमें 25-30 मार्क्स तो आने ही चाहिए थे। 20 से 30 से ज़्यादा, 20-30 30 प्लस मार्क्स कम से कम आने चाहिए थे, क्योंकि इतने क्वेश्चन इजी ढूंढ के आपको एटलीस्ट कर ही देने चाहिए। सबसे पहले ये ही करना चाहिए। आगे चलते हैं, 12th में देख लेते हैं भाई। ये लिस्ट है भाई, ये कौन से क्वेश्चन है जो सबसे पहले अटेम्प्ट करने थे। और दूसरा फिर लेंदी क्वेश्चंस, लेंदी यानी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस जो हैं वो ये रहे, जो आपको पकड़ के, मतलब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसको बाद में अटेम्प्ट करना है, बाद के लिए रख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन अच्छी है तो वो बीच में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो उनको बाद में ही करना है। मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइम बचा के चलना है, मैथ्स में टाइम बहुत लगता है। अच्छा, 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो जैसा कि 11th वाले पोर्शन में बताया, वैसे ही 12th में होगा। गुड स्कोर फिर से वही 75 प्लस 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके, तो बहुत अच्छा है। और मिनिमम 20-25-30 मार्क्स तो आने ही चाहिए ना। नहीं, 6-7 सवाल तो बहुत इजी रहते हैं, वो तो ढूंढ के करना ही है आपको, वो बीच में मिलेंगे आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन सबसे पहले कर लूँ मैं। अगेन ड्रॉपर में देख लेते हैं। ड्रॉपर में ये क्वेश्चन थे जो इजी वाले थे। इजी मतलब मैं इजी नहीं कहूँगा, ये लेंदी थे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने चाहिए थे। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं। जो आपने पढ़ रखा है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओगे क्या पूछा गया है। हल्की फुल्की कैलकुलेशन भी रहेगी, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट भी रहेगा, टाइम भी लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन पहले ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले ये क्वेश्चन थे, 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसा कि हमेशा रहता ही है। अननोन एलिमेंट वाले क्वेश्चंस कुछ बीच में डाल ही देते हैं, ऐसा ही जेई में होता है, ऐसा ही अपन अपने रियल टेस्ट में भी करते हैं, हर पेपर में मिलेगा, और ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ मैं। और गुड स्कोर की बात करें, वही 75-80 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। और एटलीस्ट 25 मार्क्स तो आने ही चाहिए थे इसमें। अब ये परसेंटाइल प्रेडिक्टर, जैसे आपके कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन, कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आ सकता है आपका। तो जैसे अगर 11th क्लास में देखा जाए तो 190 से 200 तक अगर जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका 99 परसेंटाइल, बल्कि इससे प्लस है तो 99 से वैसे ही बढ़ता जाएगा परसेंटाइल। तो 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए आपको कम से कम 190-195 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे आपको इस पेपर में। अच्छा, 95 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर आपको लाना है तो 163 से ज़्यादा मार्क्स आपको इस पेपर में लाने पड़ेंगे, है ना। ये प्रेडिक्शन है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और 90 परसेंटाइल प्लस उन बच्चों का आएगा जिनके मार्क्स 112 से ज़्यादा आएंगे अप्रॉक्सीमेटली। आगे चलते हैं 12th के लिए भाई, ऑलमोस्ट वही है, 99 परसेंटाइल प्लस अगर आपको लाना है तो मार्क्स आपको 190 प्लस रखने पड़ेंगे, है ना। ये 200 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। और 95 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको 166 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, परसेंटाइल अगर ज़्यादा रखना है तो। और 90 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर परसेंटाइल रखना है अगर आपको, तो 110 प्लस मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे आपको। ऐसे ड्रॉपर में भी देख लेते हैं, तो 99 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर आपको स्कोर करना है तो मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 190 प्लस, है ना। ये प्रेडिक्शन है, हो सकता है ये 180 भी हो जाए, हो सकता है 200 मार्क्स भी हो जाए, तो इतना फ्लक्चुएशन चलता है इसमें, ठीक है ना। और 95 परसेंटाइल प्लस अगर जिन बच्चों को लाना है तो उनको एटलीस्ट 160 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। और 90 परसेंटाइल के लिए आपको 110-115 एटलीस्ट इतने मार्क्स तो स्कोर करना पड़ेगा, तब आपका 90 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है। सो थैंक यू सुरेंद्र सर फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। जैसे कि सुरेंद्र सर ने ऑलरेडी जो है मैथ सेक्शन को बहुत डिटेल में बताया, और
आपके सामने परसेंटाइल प्रिडिक्टर भी उन्होंने रखा और जहाँ पर उन्होंने बताया आपको कि आपको हर सेक्शन में यानी कि ओवरऑल आपको पेपर में कितना स्कोर लाना चाहिए था फॉर द रिस्पेक्टिव परसेंटाइल। बट जैसा कि सर ने भी स्ट्रेस किया एंड आपको भी ध्यान रखना है कि ये जो परसेंटाइल्स हैं थोड़ी टेंटेटिव हैं, बिकॉज ये फुल सिलेबस टेस्ट नहीं था। हो सकता है किसी बच्चे का स्पेसिफिक कोई टॉपिक वीक हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक स्ट्रांग हो, तो आपके मार्क्स ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हमें, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डिसहार्टन भी नहीं होना है। अल्टीमेटली विद दिस पेपर यू हैव टू एनालाइज कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मैंने गलत किए, किन क्वेश्चंस पे मैं फर्दर काम कर सकता हूँ, कौन से वीक टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जो टॉपिक स्ट्रांग हैं उनके अंदर हो सकता है कोई सब टॉपिक वीक हो, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है। पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मेरी क्या बेहतर हो सकती है, डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस को मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब भी आपके पास पेपर आएगा एट अ ग्लांस आपको पेपर कैसे देखना है कि हाँ ये क्वेश्चंस को मैं बाद में कर सकता हूँ। तो ये जजमेंट भी इंप्रूव करना है, ओवरऑल साइकोलॉजी पे काम करना है, सो दैट एज एंड व्हेन फुल टेस्ट आपके पास आएंगे आपका ओवरऑल जो है इसमें स्कोर इम्प्रूव कर जाएगा, राइट। सर सो एक बात कहना चाहूँगा, क्यों ना जैसे अपन ने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस किया यहाँ पे, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो उन क्वेश्चन को बेटा आप ना अपने कलेक्शन में रख सकते हो, एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ये बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से बताया कि इसके अंदर जो भी हमने आपको क्वेश्चंस का बताया है, क्वेश्चंस के नंबर बताए हैं, उनको आपने आई होप नोट किया होगा, और आपके पास जो ओवरऑल पेपर आया है उस पेपर के अंदर आप उन क्वेश्चंस को रिविजिट करिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि सर्टेन सब टॉपिक्स मेरे वीक चल रहे हैं, तो उन पे आप फर्दर उस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए, चाहे PYQs करिए उस टाइप के, चाहे आप अपनी क्लास नोट्स या मॉड्यूल्स में अगर उस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए। एंड कहीं पर आपको लगता है कि मुझे इस स्पेसिफिक पोर्शन की थ्योरी रिवाइज करनी है तो आप उसकी थ्योरी रिवाइज करिए, कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो अपने कंसर्न फैकल्टी से डिस्कस करिए। इसी तरह का जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जैसा हमने आज डिस्कस किया है, हम फर्दर जो हमारे रियल टेस्ट आने वाले हैं 8, 9, 10 फर्दर रियल टेस्ट की भी हम आपके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लाते रहेंगे, ताकि आपको आगे के पेपर्स में भी इस तरह की एनालिसिस मिलती रहे और आपको एक ओवरव्यू मिलता रहे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। एंड विद दिस आई विशाल कुमार वुड लाइक टू साइन ऑफ विद माय एस्टीम्ड फैकल्टी, सो प्लीज कम हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग पेपर्स। आप इनकी प्रॉपरली प्रिपरेशन करिए एंड मैं इसी तरह से अपनी जो एस्टीम्ड फैकल्टीज़ के साथ आपके साथ फर्दर एनालिसिस लाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों।